वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले एक ऐसे टॉपिक के बारे में जहां से लगातार चाहे यूपीएससी हो या स्टेट पीएससी हमेशा क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। अनजाने अनजाने में हम 90% ऑफ द टाइम्स आंसर गलत ही मार्क करके आते हैं। जी हाँ, आज हम जानने वाले हैं कर्नाटिक वॉर्स के बारे में, जो हिस्ट्री में अपने आप में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वॉर है। आज हम सिर्फ ये नहीं जानेंगे इस वीडियो में कि इस वॉर की क्या खासियत है, क्या सिग्निफिकेंस है, बल्कि हम ये भी जानेंगे कि कैसे फेजेस में ये वॉर हुई, किन पीरियड्स में हुई, क्या टाइम पीरियड था, क्या टाइमलाइन थी, कौन सी बैटल्स हुई, कौन सी ट्रीटीज हुई, किस टाइप पे कौन नवाब्स क्या रोल निभा रहे थे। ये आपको पूरा अच्छे से एक स्टोरी के फॉर्मेट में मैं आपको समझाने वाली हूं, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की सारी यूट्यूब वीडियोज बिल्कुल फ्री हैं, आप उनको देख के भी प्रिपेयर कर सकते हैं। एंड अगर आप कोई भी पेड इनिशिएटिव ज्वाइन करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए नंबर्स पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप देख रहे हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, मैं हूं सौम्या सिंह। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले कर्नाटिक वॉर समझने के लिए ये समझ लेते हैं कि कर्नाटिक रीजन कौन सा है। ठीक है, तो तमिलनाडु का जो कोस्टल रीजन है इसे अर्ली यूरोपियंस ने कर्नाटिक नाम दिया था, जिसे हम कोरोमंडल कोस्ट के नाम से भी जानते हैं। और इसी कर्नाटिक किंगडम का दूसरा नाम भी था, दैट वाज आर्कोट। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। और आर्कोट के आसपास या कर्नाटक के आसपास छोटे छोटे और किंगडम्स की लोकेशन देख लेते हैं। यहाँ पे था तांजौर, ट्रैवनकोर, मैसूर, जहाँ पे वोडियार डायनेस्टी हुआ करती थी। उसके बाद हैदर अली आ गए थे। और नॉर्थ में था हैदराबाद, और इनके भी नॉर्थ में थे मराठास। ठीक, अगर हम कर्नाटिक वॉर्स के रीजन की बात करें तो देखो, कर्नाटिक वॉर को रीजन नहीं बल्कि ये समझते हैं कि कर्नाटिक वॉर के इंपॉर्टेंस क्यों है बहुत ज्यादा हमारे लिए। तो देखिए, कर्नाटिक वॉर्स के पहले तक इंग्लिश और फ्रेंच दोनों ही कंपनीज की प्राइमरी एक्टिविटी सिर्फ ट्रेडिंग हुआ करती थी, इसके अलावा कोई और मोटिव नहीं था। लेकिन कर्नाटिक वॉर्स के बाद इन दोनों को मौका मिल गया, अपॉर्चुनिटी मिल गई इंडिया को कॉलोनाइज करने का, इंडिया में अपनी टेरिटरीज को एक्सपैंड करने का। ठीक है, अब बात करते हैं फर्स्ट कर्नाटिक वॉर के बारे में। तो देखिए, फर्स्ट कर्नाटिक वॉर का टाइम पीरियड बिल्कुल ध्यान रखिएगा, कई बार एग्जाम में आता है 1746 से 1748 तक रहा। और इसका जो रीजन था कि ये वॉर हो गई इंग्लिश और फ्रेंच के बीच में, वो था ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन। बेसिकली ऑस्ट्रिया में जो डायनेस्टी थी वहां पे भी थ्रोन के लिए फाइट चल रही थी। एंड जो दो लोग आमने सामने थे उनके रिलेटिव्स थे इंग्लिश और फ्रेंच, और उन्होंने अपने रिलेटिव्स को इन्वॉल्व कर लिया था अपनी वॉर ऑफ सक्सेशन में। इसलिए इंग्लिश और फ्रेंच हर जगह एक दूसरे के हमेशा आमने सामने ही बने रहे। अब इंडिया में क्या होता है कि इंग्लिश की जो नेवी थी बार्नेट की लीडरशिप के अंदर, उन्होंने फ्रांस को बस प्रवोक करने के लिए कुछ फ्रेंच शिप्स को कैप्चर कर लिया था। और फ्रांस को इसलिए प्रवोक किया था बिकॉज इंडिया में फ्रेंच पावर उस समय बहुत वीक थी, बहुत नई थी। लेकिन जो फ्रेंच के गवर्नर थे डुप्लेक्स, वो काफी स्मार्ट थे। उन्होंने मॉरिशियस के फ्रेंच गवर्नर एडमिरल ला बोर्डिनिया को कहा कि हेल्प मी आउट टू डील विद दिस फाइट। उन्होंने मदद मांगी एडमिरल ला बोर्डिनिया से, जो मॉरिशियस के फ्रेंच गवर्नर थे। और उसके बाद 1746 में डुप्लेक्स ने रिटेलिएट किया इंग्लिश को। अब जब रिटेलिएशन हुआ तो इंग्लिश ने हेल्प मांगी थी सिटिंग नवाब ऑफ कर्नाटक अनवर उद्दीन से। ये नाम आप बिल्कुल ध्यान से सुनते जाइएगा, जो जो नाम जैसे जैसे आते जाएं। इंग्लिश ने हेल्प मांगी कर्नाटक के नवाब अनवर उद्दीन से, तो वहीं फ्रेंच ने हेल्प मांगी चंदा साहिब से। अब चंदा साहिब कौन थे? ये बेसिकली अनवर उद्दीन के थ्रोन को क्लेम कर रहे थे, उनके अगेंस्ट थे। चंदा साहिब का कहना था कि उन्हें राजगद्दी पे होना चाहिए। ठीक, अब क्या हुआ, फर्स्ट कर्नाटिक वॉर में जब लड़ाई हुई तो लड़ाई हुई थी फ्रेंच और नवाब अनवरुद्दीन के बीच में। अनवरुद्दीन किसको सपोर्ट कर रहे थे? इंग्लिश को। लेकिन छोटी सी फ्रेंच की फोर्सेस ने कैप्टन पैराडाइज, अगेन ये नेम इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन के फॉर्म में कई बार पूछ चुके हैं, इसके अंदर इनकी लीडरशिप के अंदर काफी बड़ी आर्मी को हरा दिया था ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर आद्यार। इसीलिए जो बैटल ऑफ सेंट थॉम है उसको बैटल ऑफ आद्यार के नाम से भी जाना जाता है। और फ्रेंच ने क्या किया, यहाँ पे मद्रास को ही कैप्चर कर लिया। अब यहाँ पे आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इंग्लिश ने मद्रास में एक फैक्ट्री लगाई थी, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने। उस फैक्ट्री का क्या नाम था और कब लगाई थी, ये आप मुझे आज कमेंट्स में बताएंगे। काफी इंपॉर्टेंट है, हर स्टेट पीसीएस के एग्जाम में ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं रिपीटेडली पूछा जाता है, तो इसका आंसर आप जरूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं कि कैसे कंक्लूड हुई फर्स्ट कर्नाटिक वॉर, ये जानते हैं। तो बेसिकली 1748 में यूरोप में ही पेरिस के पास एक जगह है एक्स ला चपेल,
तो वही ट्रीटी हुई एक्स-ला-चैपेल की, ट्रीटी ऑफ एक्स-ला-चैपेल, जिसके अंतर्गत डिसाइड हुआ इंग्लिश और फ्रेंच के बीच में कि भाई लड़ाई से पहले जो टेरिटरीज जिसके पास थी वो एक दूसरे को लौटा दी जाए, और हुआ भी यही। ठीक है, इससे क्या हुआ, इंग्लिश को मद्रास मिल गया वापस, और फ्रांस को क्या मिल गया, जो नॉर्थ अमेरिका में इंग्लिश ने उनके टेरिटरीज को कब्जा लिया था वो फ्रांस को मिल गया। लेकिन सिग्निफिकेंस क्या था इस वॉर का, ये समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये समझ में आ चुका था कि एक छोटी सी डिसिप्लिन आर्मी भी जिसके पास मॉडर्न वेपन्स है वो बड़ी से बड़ी आर्मी को इजीली डिफीट कर सकते हैं। एंड सेकेंड, साउथ इंडिया की वॉर्स में नेवी का इंपॉर्टेंस सभी समझ चुके थे, सारे के सारे नवाब्स भी, एंड एट द सेम टाइम इंग्लिश एंड फ्रेंच भी। ठीक, अब बात करते हैं सेकेंड कर्नाटक वॉर के बारे में। देखिए, फर्स्ट कर्नाटक वॉर ओवर हो गई, उसका टाइम पीरियड आप जान चुके हैं। अब सेकेंड कर्नाटक वॉर शुरू होती है 1749 में और ये खत्म होती है, कंक्लूड होती है 1754 में। अब इसके रीजन जो थे वो इंटरनल थे, पहली वाली के यूरोपियन रीजन थे, ऑस्ट्रेलियन वॉर ऑफ सक्सेशन था। यहां पे जो इंटरनल रीजन है उसको समझिए। हैदराबाद के जो फाउंडर थे निजाम असफ जाह वन, इनकी डेथ हो जाती है 1748 में, और इनकी डेथ के बाद नासिर जंग इन्हें सक्सीड कर लेते हैं। लेकिन नासिर जंग को अपोज करते हैं मुजफ्फर जंग, ये कहकर कि उस समय के मुगल एम्परर ने उन्हें वाइसरॉय ऑफ डेक्कन बनाया है, तो इसलिए उन्हें नवाब होना चाहिए हैदराबाद का, ना कि नासिर जंग को। तो या सिटिंग नवाब कौन है हैदराबाद के, नासिर जंग। वहीं सेम कर्नाटक में भी इसी तरीके का स्ट्रगल चल रहा था थ्रोन के लिए, क्योंकि मराठास ने जब चंदा साहिब को रिलीज कर दिया था, बेसिकली मराठा और चंदा साहिब के बीच में फाइट हुई थी ट्रिची में, उसके बाद मराठास ने इन्हें कैप्चर कर लिया था 7-8 सालों के लिए, उसके बाद इन्हें 1748 में छोड़ा था। तो जब उन्हें छोड़ा गया तब तक नवाब के कर्नाटक के नवाब थे अनवर उद्दीन। तो चंदा साहिब ने अपोज किया अनवर उद्दीन को, कहा कि ये मेरी गद्दी है। अब यहां पे समझिएगा बहुत ध्यान से, कई बार पूछा जाता है ये एग्जाम में, यही फंसाते हैं बच्चों को। फ्रेंच ने सपोर्ट किया था दोनों ही अपोजिंग पार्टीज को, यानी जो क्लेम कर रहे थे थ्रोन को, चंदा साहिब को कर्नाटक में और मुजफ्फर जंग को हैदराबाद में। तो इंग्लिश ने सपोर्ट किया दोनों ही सिटिंग नवाब्स को, ठीक है, अनवर उद्दीन को और नासिर जंग को। कई बार इसको कंफ्यूजन होती है समझने में, तो आप इसको इस टेबल के रूप में ध्यान रखना, आपके लिए काफी इजी हो जाएगा और एग्जाम में क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। तो देखो, इंग्लिश के जो गवर्नर थे वो थे रॉबर्ट क्लाइव, और फ्रेंच के थे डुप्लेक्स। ठीक है, अब इंग्लिश किसे सपोर्ट कर रहे थे हैदराबाद में, बल्कि दोनों ही जगह सिटिंग नवाब्स को। हैदराबाद में सिटिंग नवाब थे वो थे नासिर जंग, और कर्नाटक में थे अनवर उद्दीन। तो वही फ्रेंच जो है सपोर्ट कर रहे थे उन दो लोगों को जो क्लेम कर रहे थे थ्रोन को। तो यानी कि हैदराबाद में ये कर रहे थे मुजफ्फर जंग को, और कर्नाटक में कर रहे थे चंदा साहिब को। अब सेकेंड कर्नाटक वॉर में क्या होता है कि जो फ्रेंच, मुजफ्फर जंग और चंदा साहिब, ये तीनों मिल करके अनवर उद्दीन को हरा देते और मार देते हैं। ठीक है, एट द सेम टाइम तो एक जो इंग्लिश सपोर्ट कर रहे थे, एक तो इनका सपोर्ट चला गया। एट द सेम टाइम क्या हुआ, नासिर जंग के उनके खुद के एक नोबल ने उनकी हत्या कर दी, तो नासिर जंग भी चले गए, तो इंग्लिश तो खाली हो गए। ये फ्रेंच जो है पावर बहुत ज्यादा बढ़ गई, उस समय में उनको लगा कि हम तो बहुत ज्यादा पावरफुल हैं। हुआ भी यही, जिसकी वजह से इंग्लिश ने पौंडीचेरी, उड़ीसा कोस्ट और मसौलीपट्टनम के आसपास के एरियाज को खो दिया। लेकिन जो रॉबर्ट क्लाइव थे वो हार मानने वाले नहीं थे। उन्होंने 1751 में आरकोट पे, जो बेसिकली कैपिटल थी कर्नाटक की, ये एक जगह है वेल्लोर सिटी के पास, वहां पे अटैक कर दिया और 53 डेज तक आरकोट को सीज करके रखा, सिर्फ छोटी सी टुकड़ी के साथ में, जो कि बहुत बड़ा मॉरल बूस्ट बन गया इंग्लिश के लिए। इसके तुरंत अगले ही साल 1752 में मैसूर, तंजौर और मराठास, इनका लोकेशन मैं आपको मैप में दिखा चुकी हूं, इन तीनों ने रॉबर्ट क्लाइव को सपोर्ट कर दिया चंदा साहिब के अगेंस्ट, और चंदा साहिब के साथ फाइट किया ट्रिचिनोपोली में और कावेरी पक्कम में। इसकी वजह से चंदा साहिब हार गए और उनकी डेथ हो गई थी तंजौर में, और उसके बाद आरकोट यानी कर्नाटक के नवाब बने मोहम्मद अली, ये ध्यान रखिएगा। तो देखिए, अब जब मोहम्मद अली नवाब बन गए आरकोट के, तो उसके बाद सेकेंड कर्नाटक वॉर का जो रिजल्ट रहा उसमें फ्रेंच, क्योंकि बाद में हार गए थे, रॉबर्ट क्लाइव ने पूरा बदल दिया था फ्रेंच की पावर को आरकोट पे अटैक करने के बाद। उसके बाद फ्रेंच अथॉरिटीज डुप्लेक्स से काफी नाराज हो गए थे और डुप्लेक्स को वापस फ्रांस बुला लिया था, और सेकेंड कर्नाटक वॉर कंक्लूड हुआ ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी से 1754 में। ईयर प्लीज ध्यान रखिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट ये भी आपको ध्यान रखना है कि कौन सी वॉर में फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड में कौन सी ट्रीटी हुई, किस ईयर में हुई,
ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता ही है, चाहे मैच द फॉलोइंग में हो, चाहे क्रोनोलॉजी में लगाना हो, तो इस पे ध्यान दीजिएगा। अब जो ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी है ये इंग्लिश और फ्रेंच के बीच में हुई और यहाँ पे अगेन फिर से डिसाइड हुआ कि भाई वॉर के पहले जो भी एरियाज जिसके पास थे वो उसको वापस कर दिए जाए। और इसके साथ साथ एक चीज जो और डिसाइड हुई कि अब से जो भी नेटिव प्रिंसेस हैं इंडिया में, उनके इंटरनल मैटर्स में, इंटरनल पॉलिटिक्स में हम इंटरफेयर नहीं करेंगे, दोनों के दोनों। अब यहां पे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूं कि जो ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी हुई थी इसको फ्रेंच की साइड से किसने नेगोशिएट किया था, यानी कि कौन उस समय फ्रेंच गवर्नर थे डुप्लेक्स के बाद, जिन्हें फ्रेंच अथॉरिटीज ने इंडिया में अपॉइंट किया, जिन्होंने ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी इंग्लिश के साथ नेगोशिएट की। ये आप कमेंट्स में जरूर बताएंगे, ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं थर्ड कर्नाटक वॉर के बारे में। तो देखिए थर्ड कर्नाटक वॉर 1758 से 1763 तक रही और इसका जो रीजन था होने का वो था 7 years वॉर इन यूरोप। अब ये ध्यान रखिएगा कि जो फर्स्ट और थर्ड यानी जो दोनों ऑड नंबर वाली हैं, इन दोनों कर्नाटक वॉर्स का रीजन जो है यूरोपियन था, लेकिन जो सेकंड वाली है उसका रीजन था इंडियन, यानी इंडियन जो इंटरनल डिस्टर्बेंसेस थी प्रिंसेस के बीच में वो। तो यहाँ पे 7 years वॉर रीजन रहा, ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच में हर जगह लड़ाई चल रही थी। और बैटल में क्या हुआ, 1758 में काउंटी लैली के लीडरशिप के अंतर्गत फ्रेंच की आर्मी ने इंग्लिश के फोर्ट ऑफ सेंट डेविड एंड विजयनगरम को ऑक्यूपाई कर लिया, लेकिन इंग्लिश ने भी हार नहीं मानी और रिटेलिएट किया मसौलीपट्टनम में फ्रेंच शिप्स को डुबाकर। एट द सेम टाइम आप ध्यान दो, ये ईयर है 1758। आपको पता है 1757 के बाद से ही इंग्लिश ने बंगाल में पूरा कंट्रोल पा लिया था, तो इसलिए इंग्लिश ने वहां पे अच्छे से फ्रेंच को डिफीट किया और चंदेरनगर, कासिम बाजार एंड बालासोर से फ्रेंच को पूरी तरीके से हटा दिया। एट द सेम टाइम एक साल बाद 1759 में इंग्लिश ने नॉर्दर्न सिरकाज को हैदराबाद से कैप्चर भी कर लिया। मैं आपको ऑलरेडी देखो मैप पे यहाँ पे दिखा चुकी हूँ, नॉर्दर्न सिरकाज ये वाला रीजन है, ठीक है। तो इंग्लिश ने कैप्चर कर लिया नॉर्दर्न सिरकाज को। अब जो मेन यहाँ पे बैटल हुई दैट वाज बैटल ऑफ वैंडी वॉश, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका ईयर कई बार पूछा जा चुका है, दैट वाज 1760। यहाँ पे इंग्लिश ने अच्छे से फ्रेंच को डिफीट कर दिया था पूरी तरीके से और 1761 में इंग्लिश ने इनफैक्ट पौंडीचेरी तक को कैप्चर कर लिया था, ठीक। लेकिन थर्ड कर्नाटक वॉर जो है ये कंक्लूड होती है 1763 में ट्रीटी ऑफ पेरिस के अंतर्गत, जहां इंग्लिश ने फ्रेंच को बोला कि आप सिर्फ अपनी फैक्ट्रीज जो इंडिया में हैं सिर्फ उन्हीं को ऑपरेट कर सकते हो और कोई और किसी भी तरीके का मिलिट्री एक्सपेंशन इंडिया में नहीं चलेगा, जिस वजह से फ्रेंच पावर इंडिया में पूरी तरीके से डिमोलिश हो गई। तो इसी के साथ आज हमारा ये टॉपिक यहीं पे खत्म होता है, द कर्नाटक वॉर्स। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना ना भूलें एंड अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं आपसे जल्दी ही मिलूंगी नेक्स्ट टाइम एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।